हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में बच्चों जेई मेन के प्रीवियस ईयर लेंगे और टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले के सेशन में जेई मेन में नीट प्रीवियस ईयर डिस्कस हो चुके हैं और वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ light, with half the speed of light towards a stationary microwave source. एक ऑब्जर्वर है, एक सोर्स है। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ c/2 स्पीड से जा रहा है, इमिटिंग वेव्स एट फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज। और जो सोर्स है वो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये दिया गया है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। सबसे पहले बच्चों, जब ऑब्जर्वर और सोर्स में रिलेटिव मोशन होता है तो वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर मेजर करता है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है और इस इफेक्ट को डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये सवाल डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट वेव्स टॉपिक से पूछा गया है और इसके लिए आपको क्या करना है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अंडर रूट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय, बेटर है कि मैं वेलोसिटी कहूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इस कॉन्सेप्ट से सवाल डिस्कस होगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ ना जाके सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा तो बस मैं जो वी नॉट है उसके कन्वेंशन बदल दूंगा। जहाँ जहाँ वी नॉट लिखा है उसको माइनस वी नॉट लिख दूंगा। तो ऊपर आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस वी नॉट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस वी नॉट। चलिए इस सवाल का आंसर निकाल देते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू है 10 गीगाहर्ट्ज और आप देख सकते हैं कि जो चार ऑप्शन है उसमें यूनिट सेम ही रखी गई है। वी नॉट उन्होंने c/2 कहा, डिवाइडेड बाय c माइनस c/2। c प्लस c/2 बच्चों 3c/2 और c माइनस c/2 इज c/2। c/2 से c/2 कैंसिल, मतलब 10√3। 10 into 1.732 that means 17.32 गीगाहर्ट्ज। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, हमारा सही आंसर होगा सी। On a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increase with height from the ground. तो साथ साथ जरा सिचुएशन को प्लॉट कर लें। उसने कहा कि ग्राउंड के नज़दीक गर्मियों के दिन है और रात का समय है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीज विद हाइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसा कहा गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीज विद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। व्हेन अ लाइट बीम इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इस तरह से कोई लाइट बीम ग्राउंड के पैरेलल, ये देखो लाइट वेव्स चल रही हैं। तो बच्चों इस टाइम अगर आप देखें तो वेव फ्रंट कैसी है, तो वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट वो इमेजिनरी सरफेस है जिस पर सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। और एक आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप वेवलेट्स पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो वेव फ्रंट बन जाएगी। तो अभी देखिए कि ये जो वेव फ्रंट है ये कैसी है, इस वेव फ्रंट को कैसे कहा जाएगा। जो रेड कलर से मैंने बनाया ये वेव फ्रंट है। तो आप कहेंगे कि जो इनिशियली वेव फ्रंट्स हैं वो हैं प्लेन एंड पैरेलल। प्लेन एंड पैरेलल वेव फ्रंट इनिशियली हैं। अब ये आगे बढ़ी। आप लोग ये जानते हो बच्चों कि जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ स्पीड ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के नज़दीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और उससे होगा ये कि जो फोटॉन्स
ग्राउंड के नियर चल रहे हैं वो फोटोन काफी तेजी से चलेंगे, और कंपैरेटिवली ऊपर वाले जो फोटॉन्स हैं वो उतना तेजी से नहीं चलेंगे, जिससे नीचे वाले जो फोटोन हैं वो जल्दी जल्दी आगे जाना चाहेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक वेव फ्रंट की बात करें, मान लीजिए इस वेव फ्रंट की बात मैंने की, तो इस वेव फ्रंट के सभी फोटॉन्स का डिस्कशन अगर मैं करूं, तो ये सबसे नीचे वाला जो फोटोन है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ऊपर वाला थोड़ा कम, और ऊपर वाला और भी कम स्पीड से आगे चलेगा। तो जिससे होगा क्या, जिससे इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि आफ्टर सम टाइम ये जो फोटोन है अगर यहाँ पर है, तो ये वाला फोटोन कुछ यहाँ और ये वाला फोटोन कहीं यहाँ होगा। मतलब जो वेव फ्रंट ऐसे हुआ करती थी, आप देख सकते हैं कि वो वेव फ्रंट ऐसे हो चुकी है, लाइक दिस, ऐसे हो चुकी है। इन्हीं सभी फोटोन्स को मिलाते हुए कर्व बना दिया, तो वेव फ्रंट ऐसे हो चुकी है। बताइए बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम इसका कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं कि क्या हो जाएगा कि लाइट बीम बेंड डाउनवर्ड। तो ये जो लाइट बीम इस तरह से देखो पैरेलल चल रही थी, इस तरह से प्लेन एंड पैरेलल जो वेव फ्रंट थी, क्या वो अभी भी सीधी जा रही है? नहीं, वो बेंड हो चुकी है। और किधर की तरफ बेंड हो चुकी है? आप देखिए ऊपर की तरफ बेंड हो चुकी है, ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो चुकी है। तो बेंड अपवर्ड्स इस सवाल का सही आंसर होगा। समझे? किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? स्पीड इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। बच्चों इसके लिए कुछ डायरेक्शन इन्होंने दी है, कुछ अगले सवालों के लिए इन्होंने कहा कि एन इनिशियली पैरेलल cylindrical beam travels in a medium of refractive index this। ध्यान से देखेंगे, initially parallel cylindrical beam, तो इस तरह से होगा। ये देखिए, ये है इनिशियली पैरेलल cylindrical beam इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई है, जहां सिंबल्स का मतलब जरूर बताया गया होगा। म्यू नॉट कोई कांस्टेंट है, म्यू टू भी कोई कांस्टेंट है, और आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिटी पर बेस्ड है। आगे काम की बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है। मतलब सेंटर से, जो सेंटर होगा इसका, जो इसका ये देखिए जो सेंटर होगा इस सिलेंडर का, तो जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब पेरिफ्री पर, इसका मतलब पेरिफ्री पर इंटेंसिटी सबसे कम होगी, और सेंटर पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये इस इंफॉर्मेशन में मैंने कहा। और आगे क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं जरा देखें। द इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट। तो इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट अगर हम बनाएं, तो मैंने आपको कहा था कि वेव फ्रंट वो इमेजिनरी सरफेस होती है जिन पर सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। और इसको एक आसान भाषा में मैंने आपसे ये कहा कि आप वेवलेट्स पर परपेंडिकुलर अगर डाल दें, वेवलेट्स पर परपेंडिकुलर अगर आप डाल दें, तो वो वेव फ्रंट बन जाएगी। और बच्चों ये जो सिलेंड्रिकल, इस तरह से जैसे आप एक टॉर्च लें और आसमान की तरफ उसको ऑन कर दें तो एक सिलेंडर बन जाता है आसमान तक। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो इस तरीके की ये देखिए डिस्क बनती चली जाएंगी। एक ये वेव फ्रंट होगी, एक ये वेव फ्रंट होगी, एक ये वेव फ्रंट होगी, ठीक है ना। तो ये वेव फ्रंट कैसी हैं? ये वेव फ्रंट हैं इन द सेम प्लेन पैरेलल टू ईच अदर। प्लेन एंड पैरेलल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? प्लेन एंड पैरेलल, जिसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि इस तरीके से अगर लाइट जा रही है तो इस तरह से प्लेन एंड पैरेलल वेव फ्रंट बन जाएंगी। क्या ऐसा कहीं लिखा है प्लेन एंड पैरेलल? जी हाँ, इसके लिए टर्म लिखी हुई है प्लेनर। तो प्लेनर वेव फ्रंट होंगी। अगला सवाल कहता है, ये इसी से ही रिलेटेड है, इसी पैराग्राफ से। वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई, ये इन्होंने बोला है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिटी पर बेस्ड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जहां
इंटेंसिटी ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा जहाँ पर इंटेंसिटी कम है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर लिखा है कि इंटेंसिटी कहाँ पर कम है, इंटेंसिटी पेरिफ्री पर कम है, एट पेरिफ्री, पेरिफ्री पर कम है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है, इंटेंसिटी ज़्यादा है सेंटर पर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है सेंटर पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है पेरिफ्री पर। और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पर स्पीड कम, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पर स्पीड कम, और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ पर स्पीड ज़्यादा। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ पर है, पेरिफ्री पर, और स्पीड कम कहाँ पर है, सेंटर पर। आइए पढ़ें ऑप्शन। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ बीम, मतलब सेंटर पे मैक्सिमम, जी नहीं सेंटर पे तो कम है, सेंटर पे तो कम है। मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, मैं टिक करूंगा इसका बी। बताइए समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। As the beam enters the medium, as the beam enters the medium, जैसे जैसे बीम मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल वैसा ही सवाल दोबारा आ गया जैसा शायद हमने पहला या दूसरा सवाल सॉल्व किया था। तो ये एक सिलेंड्रिकल बीम है, उसी पैराग्राफ पर ये बेस्ड है, और हमने अभी देखा कि जो स्पीड है वो सेंटर पर मिनिमम होगी। तो जो फोटॉन्स सेंटर के नज़दीक जा रहे हैं, नज़दीक हैं सॉरी, वो धीरे चल रहे हैं, और पेरिफ्री वाले तेज। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोटोन यहाँ पर है, जो फोटोन यहाँ पर है, जो फोटोन यहाँ पर है, ये सब बराबर स्पीड से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पेरिफ्री वाले तेज चल रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद अगर पेरिफ्री वाले यहाँ पर हैं तो सेंटर वाला यहाँ नहीं हो सकता, वो थोड़ा पीछे होगा, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की आप देखिए कि वेव फ्रंट जो है अब बन जाएगी, लाइक दिस, ऐसी बन जाएगी। जबकि ये थी कैसी, ये प्लेन एंड पैरेलल वेव फ्रंट थी, और ये इस तरीके की वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब ये कन्वर्ज होने लगी है। तो मैं कहूँगा कि इस सवाल का सही आंसर है सी, ये कन्वर्ज होने लगी है। ओके। Question number 6. Interference fringes are observed on a screen by eliminating two thin slits 1 millimeter apart. बच्चों ये क्या दिया है, आप लोग जानते हैं ना कि YDSC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने कहा दोनों स्लिट एक दूसरे से 1 मिलीमीटर अपार्ट हैं, तो ये स्मॉल डी की वैल्यू इन्होंने दी है विद अ लाइट सोर्स की वेवलेंथ दी है 632.8 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 100 सेंटीमीटर। ये देखिए इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने कहा कि ये 100 सेंटीमीटर है। If a bright fringe is observed on a screen at a distance of 1.27 millimeter from the central bright fringe, central bright fringe से कुछ डिस्टेंस पर आपने एक ब्राइट फ्रिंज देखी, और इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.27 मिलीमीटर, इन्होंने इसकी वैल्यू दी। यहाँ पर आपने क्या देखी, ब्राइट फ्रिंज। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स which are reaching this point from the slits is close to, और हमसे पूछा गया है पाथ डिफरेंस। क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पाथ डिफरेंस पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए आप कहेंगे कि पाथ डिफरेंस होता है वाई डी बाई डी, ये होता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, या तो डी साइन थीटा लिख दीजिए, ठीक है, और इसी को सॉल्व करके आता है वाई डी बाई डी। फॉर्मूला चार्ट जो तैयार कर रहे होंगे उसमें ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। तो उसने कहा कि इस लोकेशन पे क्या मिली, तो उसने कहा इस लोकेशन पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। और बच्चों ब्राइट फ्रिंज कब मिलती है, जब डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। बताइए यस और नो।
n लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, कह सकते हैं। तो बस आपसे यही पूछा गया है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बताएं, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते थे और हम इसको भी यूज़ कर सकते थे, जिसके भी अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पता हो। तो मुझे लगता है कि मुझे y भी पता है, देखिए मुझे y भी पता है, स्मॉल d भी पता है और कैपिटल D भी पता है। तो मैं तो y d बाई डी यूज़ करने वाला हूँ। मैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा भी यूज कर सकता था अगर मुझे एन पता होता कि ये कौन से वाली ब्राइट फ्रिंज है, पर ऐसा इसमें नहीं बताया गया था, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो y कितना है बच्चों, y है 1.27 मिलीमीटर, मिलीमीटर y की वैल्यू है। और मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। और स्मॉल d कितना है 1 मिलीमीटर, तो इंटू 1। तो एक तो 1.27 मिलीमीटर में है कि 1 मिलीमीटर में है, तो दोनों के लिए मैं यहाँ 10⁻⁻6 कर देता हूँ। 10⁻3 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू सेंटीमीटर को देखो ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो ये आंसर हमारा आया ये बच्चों मीटर में आया। किस में आया, मीटर में आया। लेकिन आप जरा ऑप्शन देख लीजिए, तो जो आपके ऑप्शन है वो कैसे लिखे हुए हैं, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर इतना आंसर मीटर में है तो इसी को एक मीटर में, एक नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻9 मीटर लिखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�9 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर। तो आप इस मीटर की जगह 10⁻9 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो भी आपका आंसर आया था, अगर आप चाहते हैं इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ समझ गए बच्चों। तो ये आपका आंसर मैच हो जाएगा 1.27 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 16 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, 16 fringes are observed in a certain segment of the screen when light of wavelength 700 nanometer is used. Lambda is equal to 700 nanometer. If the wavelength of light is changed to, तो इतनी wavelength हुआ करती थी, लेकिन अगर हम इसको ये कर दें, the number of fringes observed in the same segment on the screen will be, तो उसी segment में हमें कितनी fringes मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों जरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इस सवाल का क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि किसी एक फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, फ्रिंज की विड्थ होती है d लैम्डा बाई डी। ऐसी 16 फ्रिंज, ऐसी 16 फ्रिंज, एक फ्रिंज की विड्थ d लैम्डा बाई डी, तो 16 की कितनी 16 d लैम्डा बाई डी। ऐसी 16 फ्रिंज किसी डिस्टेंस में थी, ऐसी 16 फ्रिंज किसी डिस्टेंस में थी। आगे कह रहा है कि अगर हम लैम्डा 2, अगर हम वेवलेंथ को बदल दें तो उतनी ही डिस्टेंस में कितनी फ्रिंज आ जाएंगी, मान लीजिए n आ जाएंगी। और अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी, d लैम्डा 2 बाई डी। अगर आपने वेवलेंथ बदल दी तो अब नई फ्रिंज विड्थ होगी d लैम्डा 2 बाई डी। और मान लीजिए ऐसी n फ्रिंजेस अब उतनी ही डिस्टेंस में आ जाएंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। तो d बाई डी से d बाई डी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड। ये दोनों d एक जैसे मत रखो, ये जो कोई डिस्टेंस थी इसको d नॉट लिख लेते हैं, लेकिन d नॉट से d नॉट कैंसिल हो जाएगा तो उसकी जगह भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे n पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 16 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n। तो 16 लैम्डा 1 की जगह क्या पुट कर लेंगे 700 नैनोमीटर, लैम्डा 2 की जगह क्या पुट कर लेंगे 400। ये देखिए कैंसिल होता है और ये 28 इस बार हम यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस में ऑब्टेन कर लेंगे, जबकि ओनली 16 थी। Question number 8, in Young's double slit experiment, light of 500 nanometer wavelength is
used to produce an interference pattern। तो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की बच्चों लाइट है जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए यूज कर रहे हैं। when the distance between the slits is 0.05 millimeter, the angular width of the fringes formed on the distant screen is close to। तो आप जानते हैं कि एंगुलर विड्थ क्या होता है। लीनियर फ्रिंज विड्थ होती है बच्चों डी लैम्डा अपॉन डी। इस कैपिटल डी को इधर शिफ्ट कर दो, बीटा अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। इसी को कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ आप बीटा अपॉन डी से भी बता सकते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन से बता सकते हैं, या आप वेवलेंथ अपॉन डी से भी बता सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको क्या दे रखा था। तो यहां से थीटा नॉट की वैल्यू लैम्डा आपका 500 नैनोमीटर है और जो आपका डी है उस डी की वैल्यू आपको दी है 0.05 इंटू 10⁻⁻3। बोलिए यस और नो। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये आंसर अब रेडियन में आएगा लैम्डा और डी की वैल्यू ऐसे पुट करने के बाद। तो बच्चों ये जो 2 डेसिमल हैं ये यहाँ से हटा के इसको 10⁻⁻2 लिख दिया। तो अब ये 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻5 जो कि ऊपर जाके 10⁻+5 बन जाएगा। तो 10⁻+5 और ये 10⁻2, तो 10 हो गया 7, 10⁻7 और ये 10⁻9 तो 10⁻2, मतलब 5 इंटू 10⁻2 रेडियन, या थीटा नॉट की वैल्यू आ गई 0.05 रेडियन। 0.05 रेडियन, ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटा नॉट की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों उसने आपसे पूछा क्या था, जरा ये देख लो। उसने आपको ऑप्शन दे रखे हैं डिग्री में। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है, अच्छा एक सेकंड बेटा, नीचे 5 भी चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 5 तो ये 1 आ जाएगा। मतलब दिस इज नॉट 0.05, दिस इज 0.01, दिस इज 0.01 रेडियन। तो ये रेडियन आया, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो डिग्री में है, तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और कैसे करोगे डिग्री में कन्वर्ट? रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे बच्चों? अगर आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये आंसर डिग्री में आ जाएगा। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें और ये आपका मैच हो जाएगा 0.57 डिग्री, जो कि लिखा है यहाँ पर। समझ गए? इसमें क्या वो पॉइंट है जहां गलती हो सकती थी? यहाँ गलती हो सकती थी कि बच्चा लैम्डा बाई डी आंसर निकाले और जो आंसर आए उसी को ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करे, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो वो सोचेगा मेरा हो गया गलत, जबकि वो आंसर रेडियन में आया था और वो पूछ रहा था डिग्री में। तो पाई अपॉन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। Two light waves having the same wavelength lambda in vacuum are in phase initially। दो लाइट वेव, दोनों की वेवलेंथ सेम थी और दोनों इनिशियली फेज में थी, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। Then the first wave travels a path L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels a path of length L2 through a medium of refractive index N2। After this the phase difference between the two waves is। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है सवाल का? सबसे पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है? इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद पाथ डिफरेंस। एक तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। दूसरा, किसी भी वेव की स्पीड किसी मीडियम में कितनी होगी उसका फॉर्मूला है c बाई म्यू, जहां म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, तो जरा देखिए, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट वेव ट्रेवल अ पाथ L1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1।
L1 पाथ वेव चली और दूसरी वेव अलग मीडियम में L2 पाथ चली। तो L1 पाथ वो जहां पर चली वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था, इसीलिए वेव के लिए ये ऑप्टिकल पाथ होगा N1 L1। और L2 पाथ ये वेव जिस मीडियम में चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो इस वेव का ऑप्टिकल पाथ हो गया N2 L2। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये बात जो मैंने अब लिखी, और इसको भी एक कंक्लूजन की तरह लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो इसी सवाल में यूज हो रहा है। अगर ज्योमेट्रिकल पाथ D है तो ऑप्टिकल पाथ म्यू डी होता है। ज्योमेट्रिकल पाथ डी है मतलब स्केल लेके कोई लेंथ चेक की, वो लेंथ डी आई। ऑप्टिकल पाथ म्यू डी है मतलब अगर लाइट उस डिस्टेंस में चले तो उसके लिए वो पाथ म्यू डी होगा लाइट के लिए, जहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि वो कौन सी जगह है जिसके लिए ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ बराबर होते हैं। जब म्यू की वैल्यू 1 हो जाए, अगर म्यू की वैल्यू 1 हो जाए तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर हो जाएंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर होते हैं, और म्यू इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है? फ्री स्पेस में। इसका मतलब फ्री स्पेस में, वैक्यूम में और नियरली एयर में भी ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम होते हैं, अदरवाइज हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो लाइट का ऑप्टिकल पाथ आप क्या लिखेंगे? म्यू डी। तो जैसे ये जो लाइट है ये L1 डिस्टेंस चली और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दे रखा था, तो म्यू डी क्या बन गया? म्यू की जगह आ गया N और डी की जगह आ गया L, तो N इंटू L, N1 L1। इसी तरह दूसरे में जो चली वो है N2 L2। इससे क्या होगा कि दोनों में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोनों में? पाथ डिफरेंस कितना? N1 L1 माइनस N2 L2। ये दोनों वेव में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब दोनों वेव में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि मुझे फेज डिफरेंस बता दो। तो ये देखो कॉन्सेप्ट ये लिखा कि फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना आया? N1 L1 माइनस N2 L2। तो ये होगा आपका आंसर। जरा देखना किसी ऑप्शन में दिखता है क्या? 2 पाई अपॉन लैम्डा N1 L1 माइनस N2 L2। जी हाँ, ये मुझे तो दिख गया, ये है ऑप्शन सी। Question number 10. Two coherent sources of sound S1 and S2. कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड S1 and S2 produce sound wave of the same wavelength lambda is equal to 1 meter in phase. इन फेज मतलब दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। S1 and S2 are placed 1.5 meter apart. A listener located at L directly in front of S2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from S2. Then listener moves away from S1, keeping his distance from S2 fixed. The adjacent maxima of intensity is observed when the listener is at a distance D from S1 then D is। आप देखिए इस सवाल को जब मैंने पढ़ा तो आप इसको पढ़ते ही एग्जाम में सोचेंगे भाई ये क्या बवाल आ गया सामने। तो देखिए आप सिचुएशन का डायग्राम साथ साथ बनाते जाइए और अपने काम काम की इंफॉर्मेशन निकालते जाइए। देखिए कैसे। एक सोर्स S2 है और एक सोर्स S1 है, डायग्राम में दिखाया हुआ है ना। उसने कहा maximum of intensity is observed when the listener is at a distance D from S1। देखिए ये दे रखा D, S1 से D डिस्टेंस पर जब ये लिसनर था, S1 से D डिस्टेंस पर जब ये लिसनर था तो इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दी। तो इस जगह जब ये लिसनर था तो इसको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दी। बेसिकली जैसे वेव S1 से आई होगी ऐसे ही इस मोमेंट पर S2 से भी आई होगी। और ये दे रखा है देखो 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है दिस वन।
तो वेव S2 से भी आई, S1 से भी आई और यहाँ पे सुपर इम्पोज करने लगी। इस तरह से सुपर इम्पोज किया कि लिसनर ने यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनी। ये तो कह रहा है आखिरी लाइन में, मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द लिसनर इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम S1 देन d इज। बच्चों एक बात बताओ, कोई पर्सन यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कब सुनेगा? जब यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा। और मैक्सिमा किस जगह बनता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में? जब वेव्स का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो जाता है। बोलिए यस और नो। तो डेल्टा एक्स का मतलब हुआ कि ये जो वेव है ये कितनी लेंथ चली, तो ये चली जी डी, और ये वेव कितनी लेंथ चली, 2, तो इनका पाथ डिफरेंस हो गया d-2। भाई वो d चली है, वो 2 चली है, तो नीचे वाली वेव ऊपर वाली से कितनी ज्यादा चली है, d-2, ये पाथ डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू एन लैम्डा। d-2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। प्यारे बच्चों लैम्डा की वैल्यू जरा सवाल में देखना, दे रखी है 1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो भाई। तो d-2 इज इक्वल टू एन इंटू 1 इज एन, तो d की वैल्यू आ गई n+2, d की वैल्यू आ गई n+2। आप जानते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा तो यहां होगा, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर के सामने। तो ये लोकेशन सेंटर के सामने वाली तो है नहीं। देखो n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट कर दूं, n इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, 0, तो d की वैल्यू 2 आ जाती है। और अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा में n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n इज इक्वल टू 0 पे d इज इक्वल टू 2 आ गया, n इज इक्वल टू 1 रखा तो d इज इक्वल टू 3 आ गया, n इज इक्वल टू 2 रखा तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब d की ये सब वैल्यू हो सकती है, राइट। लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा तो है नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा तो इनके सेंटर के सामने होगी, मतलब ये तो आंसर है नहीं। d इज इक्वल टू 2 कब आंसर होता, जब n इज इक्वल टू 0 होता, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ सेंटर के सामने होगा। अगर इस जगह कहे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। गॉट इट। लेकिन उसने सेंट्रल मैक्सिमा पे नहीं, उससे थोड़ा सा अलग जाके, उसके अलग जाके उसने दिखाया है, मतलब d इज इक्वल टू 2 को छोड़ के d इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, d इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा एडजेसेंट, मतलब पड़ोस वाला। तो सेंट्रल मैक्सिमा के पड़ोस में बिल्कुल कौन है फिर, d इज इक्वल टू 3। इसलिए मैं इस सवाल का आंसर टिक करूंगा d इज इक्वल टू 3। फिर इससे अगले वाले के लिए होगा d इज इक्वल टू 4 वगैरह। तो क्या ये ऑप्शन है, जी हाँ ये ऑप्शन है डी। बोलो समझ में आया? समझ में आया? एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना सारी बातें जो मैंने बोली हैं, रिकॉर्डिंग है, फायदा उठा लेना। सवाल नंबर 11, in the given figure p and q are two equally intense, equally intense मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों सेम इंटेंसिटी भेजने वाले हैं, coherent sources emitting radiation of wavelength 20 meter, the separation between p and q is 5 meter and the phase of p is ahead of that of q by 90 degree। phase difference दे दिया, a b and c are three distinct points of observation, each equidistant from the midpoint of PQ, the intensity of radiation at A, B, C will be in the ratio। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आसान सवाल है, देखिए कैसे। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट A है, यहाँ है पॉइंट B। ओके बच्चों, उसने कहा कि A, B and C are three distinct point of observation, each equidistant from the midpoint of PQ। और इसके अलावा वेवलेंथ देखिए उसने दी थी 20 मीटर, मेरे काम का डेटा लैम्डा 20 है। P और Q के बीच का सेपरेशन 5, ये है 5। अगर मैं A पॉइंट पर देखूं, A पॉइंट पर, तो P से चल के वेव जब A तक आएगी और Q से चल के वेव जब A तक आएगी,
तो एक वेव P से A पर आई और एक वेव Q से A पर आई, क्या इन दोनों के पाथ बराबर हैं? नहीं, इनमें एक पाथ डिफरेंस है। कितना? ये पाथ डिफरेंस बेसिकली इस लेंथ के बराबर है। जो P से A पे वेव पहुंची है वो इतना ज्यादा चली है, राइट? तो इतना पाथ डिफरेंस होगा। और 5 बेसिकली लैम्डा अगर 20 है तो लैम्डा की टर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूँ कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। 20/4 5 होता है। आई होप इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 4 हो गया। तो फेज डिफरेंस होता है बच्चों 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इसलिए फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस λ/4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2। तो बच्चों फेज डिफरेंस आ गया π/2। मतलब ए पॉइंट पर P और Q से आने वाली वेव जो हैं, P और Q क्या है? कोहेरेंट सोर्स। अगर कोई वेव P से A पर पहुंची और अगर कोई वेव Q से A पर पहुंची तो उनके बीच में 90 का फेज डिफरेंस होगा। तो इस जगह नेट इंटेंसिटी कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 90। cos 90 जीरो होता है जी। I प्लस आई 2I और 2I प्लस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए नेट इंटेंसिटी 2I आ रही है कहां पर? A पॉइंट पर। तो मैं यहां लिख देता हूं A पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी आई है 2I। अब मैं बात कर लेता हूं B पॉइंट पर। अब कहां पे बात कर लेता हूं? B पॉइंट पे। बच्चों अगर कोई वेव Q पॉइंट से B पर पहुंची और P पॉइंट से B पर पहुंची तो ऐसे केस में दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो होगा। दोनों का इक्वल पाथ आया। फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस भी जीरो आएगा। तो नेट इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 0। cos 0 1 होता है। तो ये इंटेंसिटी 4 आ गई। तो B पॉइंट की इंटेंसिटी हो गई 4I। बच्चों Q से और P से आने वाली वेव A पॉइंट पर 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मिली थी। B पॉइंट पर ये 90 के फेज डिफरेंस पे मिली और C पॉइंट पर जब ये मिलेंगी एट C तो 180 के फेज डिफरेंस पे मिलेंगी। फेज डिफरेंस 180 होगा। तो C पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी? आई विल से I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 180। cos 180 -1 होता है। I प्लस आई इज 2I और ये बन जाएगा -2I, तो ये हो जाएगा 0। तो A पॉइंट पर इंटेंसिटी 2I है, B पर 4I है और C पर 0। तो रेशो हुआ 2:4:0। क्या रेशो हुआ? A, B और C का जो रेशो हुआ वो कितना हुआ? 2:4:0। क्या ये ऑप्शन कहीं प्रेजेंट है? 2:4:0। तो देखें जरा किस जगह ये ऑप्शन है 240। अच्छा एक बात बताओ, 240 को हम 120 भी तो कह सकते हैं। तो 120 इसका सही आंसर होना चाहिए था। तो ई मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, इसका आंसर होगा 120। ये होगा इसका सही आंसर 120। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इनका जो रेशियो आएगा, ओके, 2I 4I 0। Question number 12. In young double slit experiment, the separation between the slits is 0.15 millimeter. In the experiment, a source of light of wavelength lambda is equal to 589 nanometer is used and the interference pattern is observed on a screen kept 1.5 meter away. D is 1.5 meter. The separation between the successive bright fringes on the screen is। तो ये क्या पूछा है? देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक टर्म होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ।
लीनियर फ्रिंज विड्थ दैट इज डी लैम्डा अपॉन डी, इसको कहते हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ। और इसकी क्या डेफिनेशन है? सक्सेसिव ब्राइट या सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन लीनियर फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो उसने भी तो यही कहा, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन बता दो, तो इसका मतलब वो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। तो जस्ट कैपिटल डी लैम्डा और स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 1.5 मीटर 589 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी 0.15 मिलीमीटर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा बच्चों। और ये आंसर यहाँ से मीटर में आएगा, जिसको मिलीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 10⁻³ लिख देना, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर को मिलीमीटर में, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट लगा देना। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो मैच हो जाएगा 5.9 मिलीमीटर। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13, इन अ double slit experiment at a certain point on the screen, the path difference between the two interfering wave is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity of light at that point, ये जो भी पॉइंट रहा होगा, मान लीजिए P पॉइंट, इस पर जो भी इंटेंसिटी आ रही है, to that at the center of a bright fringe, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन होती है उसके साथ इसका रेशियो जो है इसने पूछा है। तो बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा वो लोकेशन होता है जिस जगह पाथ डिफरेंस 0 होता है, ये लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमा होती है। और इस जगह नेट इंटेंसिटी कितनी होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये नेट इंटेंसिटी आ गई 4I, कहाँ, जहाँ फेज डिफरेंस 0 है, मतलब ये बात सेंट्रल मैक्सिमा की हुई, सेंट्रल मैक्सिमा की हुई, और उस जगह ये इंटेंसिटी होती है, मतलब ये जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी है ये सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है और इसकी वैल्यू होती है 4I। और ऊपर मुझे P पॉइंट की इंटेंसिटी की वैल्यू रखनी है, और P पॉइंट के लिए उसने ये कहा कि P पॉइंट पर बच्चों जो पाथ डिफरेंस है वो λ/8 है। तो फेज डिफरेंस बच्चों 2π अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ये बात कई बार हो चुकी, तो ये π/4 आ रहा है। इसलिए नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, तो रूट I इंटू रूट I इज I, और cos थीटा मतलब cos π/4 दैट इज 1/√2। बच्चों I प्लस I 2I हो जाएगा, तो 2I कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस 1/√2। तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पर रख दी, P पॉइंट की इंटेंसिटी 2I 1 प्लस 1/√2 आ रही है, ये 2I ये 4I, तो नीचे 2 आएगा। ओके, तो 1 प्लस 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस 1 अपॉन √2, जबकि नीचे एक 2 ऑलरेडी है। √2 इज 1.414, 1.414 में जब 1 आप ऐड कर दोगे और नीचे √2 इज 1.414 और उसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2.414, जबकि नीचे आ जाएगा 2.828। तो 2.414 डिवाइडेड बाय 2.828, दिस इज नियरली 0.85। तो ये ऑप्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन ये प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से इसको कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो देखो हो ही गया, मैं साथ साथ आपको यहाँ पर एक और बात जैसे बताऊं, इसी सवाल में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके के सवाल आए हैं कि एक सोर्स जो है वो आई इंटेंसिटी भेज रहा है, दूसरा भी आई भेज रहा है, और ये दोनों वेव जब स्क्रीन पर किसी जगह मिली तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 5 था, तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी? तो देखो नेट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 5, जो भी फेज डिफरेंस है। तो इसको एक बार सॉल्व करके याद ही कर लो ना कि ये आता है 4I cos स्क्वायर 5/2, से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, इसको याद ही कर लो।
ये नेट इंटेंसिटी इतनी आएगी जहाँ 5 फेज डिफरेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ बोलो सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी इंटेंसिटी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो आप कहोगे सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इंटेंसिटी होगी वो होगी 4i कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो नेट इंटेंसिटी 4i होगी कहाँ, सेंट्रल मैक्सिमा पे। जैसे जो सवाल आप अभी सॉल्व कर रहे थे उसने कहा एक जगह पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 8 है, उस जगह नेट इंटेंसिटी बताओ। तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 8 जब तुमने किया तो ये आ गया पाई बाई 4, ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। तो नेट इंटेंसिटी इस जगह कितनी आएगी बच्चों, आप कहोगे 4i कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाई 2, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 बाई 2 इज पाई बाई 8, मतलब 4i कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो देखिए मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं जेई के बच्चों को इस टाइम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ, जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कॉस 22.5 से इनको कुछ घबराने की ज़रूरत है। कॉस 22.5 सॉरी 0.92 के आसपास होता है, और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0.853 के आसपास आता है, और ये आपकी इस जगह नेट इंटेंसिटी आएगी। तो उसने आपसे ये कहा था इस सवाल में, जो सवाल आप अभी सॉल्व कर रहे थे, कि पी पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी आई और जो नेट इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पे आती है, इनका रेशो बताइए। तो पी पॉइंट पे आ गई 4i इंटू 0.853, और सेंट्रल मैक्सिमा पे 4i, तो 4i से 4i कैंसिल, मतलब 0.853, तो 853 इसका आंसर होना चाहिए था। बोलो बात समझ में आ गई। और ये देखो 0.853 इसका आंसर है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए, आपको अगर ये तरीका पसंद आया जैसे मैंने ऐसे किया तो आप ऐसे कर लिया कीजिए, और अगर आप याद कर सकते हैं 4i cos स्क्वायर 5/2 तो बहुत अच्छा, उससे याद कर लीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 14? इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ कोहेरेंट वेव्स इज दिस वन। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1:3 दी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर a1 a है तो फिर a2 की वैल्यू 3a है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होता है बच्चों √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है बच्चों √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब √i इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो जहां जहां √i लिखा है आप ए भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 अगर a है तो a2 3a है, a और 3a को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4a, तो 4a जब स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे a1 माइनस a2 है तो डिफरेंस लोगे a और 3a का तो -2a आ जाएगा, जब उसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 16/4 मतलब 4:1 इस सवाल का सही आंसर होगा, दैट मीन्स a। चलें आगे। The figure shows a Young's double slit experiment setup. It is observed that when a thin transparent sheet of thickness t and refractive index mu is put in front of one of the slits, the central maxima gets shifted by a distance equal to n fringe width. If the wavelength of light is used is lambda, then t will be। देखिए इस सवाल में ये कहा गया है बच्चों कि ये जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है, जिसमें 2 स्लिट के सामने एक स्क्रीन रखी होती है कुछ डिस्टेंस पर, दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो d होती है, और यहाँ से आप लाइट भेजते हैं लैम्डा वेवलेंथ की। तो इसमें हमने किया ये है कि किसी एक स्लिट के सामने एक स्लैब रख दी है, स्लैब की थिकनेस t है, और स्लैब जिस मीडियम से बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट अपने फॉर्मूला चार्ट में लिख लीजिए। बच्चों अगर आप किसी एक स्लिट के सामने कोई स्लैब रख देते हो, किसी स्लिट के सामने कोई स्लैब रख देते हो, तो उससे क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, नॉर्मली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है YD अपॉन डी।
नॉर्मली पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, जब तक ये स्लिट नहीं रखी होती तब तक सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर किसी लोकेशन पे, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर किसी लोकेशन पे पाथ डिफरेंस ऐसे निकलता है। लेकिन जब आप स्लैब डाल देते हो तो स्लैब के डालने से माइनस डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस सॉरी डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, इतना ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाता है, डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। सॉरी डी अपॉन डी नहीं आएगा बेटा, ये इतना, इस जगह जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये होगा। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो बच्चों जब आप नॉर्मली आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो आपका सिमेट्रिकल पॉइंट है स्क्रीन पे, ओ पॉइंट, यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर कितना पाथ डिफरेंस होता है, वाई डी अपॉन डी। लेकिन अगर आप ऊपर वाली स्लिट में, ऊपर वाली स्लिट के सामने एक स्लैब रख दोगे तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कहें कि सर अब ये सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी ऊपर ही होगा क्या, तो मैं कहूँगा कि बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा वो जगह होती है जिस जगह पाथ डिफरेंस जीरो होता है। सेंट्रल मैक्सिमा वो जगह होती है जिस जगह पाथ डिफरेंस जीरो होता है स्क्रीन पे। तो पाथ डिफरेंस को जीरो रख दो, अपने आप पता चल जाएगा कि नया सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर है। तो वाई डी बाई डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, और यहाँ से देखो y की वैल्यू आ जाती है d अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा अब वहाँ नहीं है जहाँ हुआ करता था बिना स्लैब डाले। स्लैब डालने से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, d अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो यह आपको अपने फॉर्मूला चार्ट में लिख लेना है। उसके बाद मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ जो कि ऊपर दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर तुमने ऊपर वाली स्लिट के सामने स्लैब डाली है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और नीचे वाली स्लैब के सामने डाली है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तुम्हारे मन में सवाल आया होगा सर अगर हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों में डाल दें तो ऊपर वाली स्लैब से कितनी शिफ्टिंग होगी, डी अपॉन डी म्यू वन माइनस वन टी वन, जहां म्यू वन टी वन उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस होंगे। और तुमने नीचे वाली स्लैब, नीचे वाली स्लिट के सामने जो स्लैब डाली उससे जो शिफ्टिंग होगी वो होगी डी अपॉन डी म्यू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड विद टी टू, जहां म्यू टू और टी टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस है। तो अब होगा क्या कि ऊपर वाली स्लैब चाहती है ऊपर शिफ्टिंग हो, नीचे वाली स्लैब चाहती है नीचे शिफ्टिंग हो, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, डी अपॉन डी म्यू वन माइनस वन टी वन और डी अपॉन डी म्यू टू माइनस वन टी टू, इसका डिफरेंस ले लो। अब इतना शिफ्ट होगा, ठीक है, बड़े वाले की तरफ। तो खैर चलिए, ये जो आपने फॉर्मूला चार्ट में अगर नोट कर लिया हो तो अब इस पर ही बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये सवाल। जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी स्लिट के सामने एक स्लैब डाल देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा अपनी जगह नहीं बना रहता बल्कि अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, कितना, डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। स्लैब ऊपर डाली तो ऊपर की तरफ, नीचे डाली तो नीचे की तरफ, और दोनों स्लैब डाल दी ऊपर भी और नीचे भी तो दोनों के डिफरेंस के हिसाब से बड़े वाले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे इस सवाल में कहा गया। The figure shows a YDSC setup. It is observed that when a thin transparent sheet of thickness T and refractive index mu is put in front of one of the slit, किसी एक स्लिट के सामने, किसी एक स्लिट के सामने हमने ऐसे स्लैब रख दी। The central maxima gets shifted by a distance. सेंट्रल मैक्सिमा गेट्स शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस। बताइए कितना शिफ्ट हो जाता है, डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, इतना शिफ्ट हो जाता है। तो उसने कहा सेंट्रल मैक्सिमा गेट्स शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इक्वल टू एन फ्रिंज विड्थ, एन फ्रिंज विड्थ के बराबर है ये डिस्टेंस। तो डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी बच्चों, एन फ्रिंज विड्थ होती है डी लैम्डा अपॉन डी, डी अपॉन डी से डी अपॉन डी कैंसिल हुआ, म्यू माइनस वन t is equal to n lambda. If the wavelength of light used is lambda, t will be, तो आपसे t की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप कहेंगे t is equal to n lambda upon mu minus वन, t is equal to n lambda upon mu minus वन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन मैं बना देता हूं, इसका सही ऑप्शन होगा n lambda अपॉन mu माइनस वन। दिए गए चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ यंग double slit experiment the ratio of the slit width is 4:1। slit width, तो इंटेंसिटीज का जो रेशो होता है वो स्लिट विड्थ के रेशो के बराबर होता है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीट प्रीवियस ईयर और जेईई मेन प्रीवियस ईयर दोनों लगाएं बच्चों, और आपको चैनल पे दोनों ही मिल जाएंगे। और कोई बात अगर यहाँ नहीं बताई होगी बेसिक तो वहाँ बता दी होगी, वहाँ नहीं बताई होगी तो यहाँ बता दी होगी। तो प्लीज़ आप पूरा चैप्टर अपना तब अच्छे से कवर समझिए जब आप जेईई मेन और नीट दोनों के ही प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा चुके हों। इन YDSE द रेशो ऑफ स्लिट विड्थ इज 4:1। तो जो स्लिट विड्थ का रेशो वही इंटेंसिटी का रेशो। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा क्लोज टू द सेंट्रल फ्रिंज ऑन द स्क्रीन विल बी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछ रहा है बच्चों। इसका ये मतलब है कि अगर I1 की वैल्यू 4:1, ये लिखा हुआ है ना 4:1, 4:1, इसका मतलब अगर I2 की वैल्यू I है तो I1 की वैल्यू 4I है, ये मतलब हुआ इसका। तो वो कह रहा है I मैक्स और I मिनिमम का रेशो बता दो। देखो रिपीट हो गया, ऐसा सवाल अभी हमने किया ही था। तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये होती है स्क्रीन पे किसी लोकेशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू, और स्क्रीन की किसी लोकेशन पे मिनिमम इंटेंसिटी की ये वैल्यू होती है। तो जब आप √I1 प्लस √I2 करेंगे तो √4I प्लस, ठीक है, तो ये ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 9:1 इसका सही आंसर होगा, दिस वन। चलें आगे। In a double slit experiment, when a thin film of thickness T, a refractive index mu, is introduced in front of one of the slit, the maximum at the center of the fringe pattern shift by 1 fringe width. The value T is, देखो ये तो फिर से रिपीट हो गया। जब हम किसी एक स्लिट के सामने T थिकनेस की स्लैब डाल देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट हो जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, D/D μ-1 × T, इतना शिफ्ट हो जाता है। पर उसने कहा कि ये हुआ कितना शिफ्ट, बाय 1 फ्रिंज विड्थ, ये उतना शिफ्ट हुआ जितना कि एक फ्रिंज की विड्थ होती है। मतलब D/D μ-1T इज इक्वल टू, फ्रिंज विड्थ होता है d λ/d, इसके बराबर दे रखा है, D/D से D/D कैंसिल हो गया। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ T इज, T की वैल्यू पूछ रहा है, तो T की वैल्यू हो जाएगी λ/μ-1। ये देखिए A है इसका सही आंसर। बोलिए ठीक है, इजी ना। Question number 18. Two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 16. The intensity of the waves are in the ratio. मान लीजिए पहली वेव की इंटेंसिटी I1 है और दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो वो आपसे I1 और I2 का रेशो पूछ रहा है। और पूछिए कि सर उसने दिया क्या है, तो उसने दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो 16 है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये दे रखा है 16/1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू 4:1। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो √I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू 4√I1 माइनस 4√I2, है ना। कैलकुलेशन खुद कर लिया करो, सारी चीज मत देखो। 5√I2 इज इक्वल टू 3√I1, या 5/3 इज इक्वल टू √I1/I2, स्क्वायर कर दो तो 25/9 इज इक्वल टू I1/I2। तो ये ऑप्शन आपको जरूर मिल गया होगा। मैं जा रहा हूं सवाल नंबर 19 पे। In Young's double slit experiment, the slits are placed 0.320 millimeter apart. Light of wavelength 500 nanometer is incident on the slits. The total number of bright fringes that are observed in the angular range -30 to +30 degree.
बच्चों कॉन्सेप्ट आप इस सवाल का जानते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, बोलो। इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एन लैम्डा बाई डी। अरे मतलब कहने का ये मतलब हुआ नालायक बच्चों, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ देखो कि ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है ना, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा होना चाहिए। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो एन लैम्डा अपॉन डी आ गई। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा बाई डी। ठीक, आ देखो ये तुम्हारा सेटअप है, दिस इज योर सेटअप। तो इस सेटअप में उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री तक ही लेना इधर। तो अगर मैं सिर्फ 30 डिग्री तक देखूं तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2 इंटू एन। लैम्डा की वैल्यू हो गई 500 नैनोमीटर 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 0.320 मिलीमीटर 10⁻⁻3। बोलो यस और नो, ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से जब मैंने n की वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू वो रीअरेंज कर लो, ये आ जाएगी 0.320 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻9। तो आप देखो कि ये 2 इंटू 5 10, तो ये सब 10 और दिस वन 320 सारे बैलेंस हो गए। देखो नेगेटिव पॉजिटिव पावर n 320 आ गया, मतलब इतनी जगह में 320। अच्छा इसी तरह से -30 भी तो बोला था, -30 + 30 बोला ना। इतनी जगह में अगर 320 तो इतनी जगह में भी 320। भाई 320 यहाँ पर हो गई, 320 यहाँ पर हो गई। n n मतलब नंबर ऑफ रेंजेस, 320 यहाँ 320 यहाँ। और भाई बीच वाली सेंट्रल मैक्सिमा एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो टोटल कितनी फ्रिंज हो गई, 320 320 640 और एक और जोड़ दो 641 होना चाहिए। ये आंसर है। -30 से +30 के बीच में टोटल कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी लगा के एन की वैल्यू निकाल ली कि जो 30 डिग्री का एंगल है उसके बीच में कितनी ब्राइट आ रही होंगी। ओके, तो ऐसे ही नीचे वाले 30 डिग्री में कितनी ब्राइट आ रही होंगी और एक सेंट्रल मैक्सिमा जोड़ दिया तो 641 हो गई। सवाल नंबर 20 पर जा रहा हूँ बच्चों। क्या है सवाल नंबर 20? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद स्लिट सेपरेशन, देख रहे हो कितना फेवरेट टॉपिक है इसका। जेईई मेन का फेवरेट टॉपिक है YDSC। जब ये वेव ऑप्टिक्स पे पूछते हैं सवाल तो इन्हें बहुत पसंद है। वन ऑब्जर्व अ ब्राइट फ्रिंज एट एन एंगल ऑफ 1/40 रेडियन। तो क्या एंगल दिया है, 1/40 रेडियन पे ब्राइट फ्रिंज दिखी बाय यूजिंग वेवलेंथ λ1। आगे कह रहा है व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ λ2 आर इन विजिबल रेंज 380 to 740 देयर वैल्यूज आर। अच्छा एक बार सवाल वापस पढ़ेंगे। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद स्लिट सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर, one observe a bright fringe at an angle 1/40 radian by using light of wavelength λ1। When the light of wavelength λ2 are in visible region, then their values are। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें क्या करेक्शन है, यहाँ पे होना चाहिए था, मैं करेक्शन कर देता हूँ। In a young double slit experiment with slit separation 0.1 millimeter, one observes a bright fringe at angle 1/40 radian by using light of wavelength lambda। आगे when the light of wavelength lambda are in visible region then their values are। तो हमें lambda की सभी पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस पर्टिकुलर एंगल पर ब्राइट फ्रिंज बनती हो। तो बच्चों ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है, डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, जो कि डी साइन थीटा होता है। और ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, तभी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी।
तो लैम्डा की वैल्यू आएगी d sin थीटा अपॉन n, ये आएगी लैम्डा की वैल्यू। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें d भी दे रखा है और साइन थीटा भी दे रखा है। d की वैल्यू दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो इसको जरा सही से करके लिखें अगर हम, तो इंटू 10⁻³ और आगे मुझे चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पूरी दे रखी है 1/40 रेडियन है ना, थीटा नहीं दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है पूरा 1/40 रेडियन है ना। बोलो कि सर आपको कैसे पता है साइन थीटा दे रखा है? अरे बच्चों 1/40 बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो थीटा और साइन थीटा इस टाइम नियरली इक्वली तो होंगे, काफ़ी छोटी वैल्यू है क्योंकि, तो 1/40 रेडियन, थीटा लिख दो या साइन थीटा लिख दो, डिवाइडेड बाय n। तो ये जो है अब आपका लैम्डा आ गया 0.1 इंटू 10⁻³ इज 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 40n, राइट। ये आपका बन जाता है इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर नीचे, ये जो 10 है ना इसको भी ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻5/4 लिख सकता हूँ, नीचे n भी है। या इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5/4n हो गया ना। तो बच्चों 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4n, और यूनिट मीटर में चल रही है। बच्चों 10⁻³ मीटर, इसको मिलीमीटर कह सकते हैं, मतलब 10⁻²/4n मिलीमीटर, मिलीमीटर। बोलो यस और नो। तो ये आपका बन जाता है बेसिकली, जब आप 1/4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और ये मिलीमीटर है, तो मैं इसको नैनोमीटर बना लेता हूँ। ये बन जाएगा बच्चों 2500 नैनोमीटर अपॉन n। क्या बन गया? 2500 नैनोमीटर अपॉन n, लैम्डा की वैल्यू 2500 अपॉन n नैनोमीटर, ये बन गई। अब बोलो n की वैल्यू अगर 0 रखूं तो लैम्डा नॉट डिफाइंड, उसने कहा सिर्फ वो ऑप्शन पिक करो जो विजिबल रीजन में हो। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 2500, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, बोलो कितना, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 11250। बच्चों 3 से डिवाइड कर दो तो 2500 अपॉन 3, 2500 अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा, 833 के आसपास। 4 रखो, 4 से डिवाइड करो 2500 अपॉन 4, तो 625 नैनोमीटर आ गया। और अगर 5 से डिवाइड करोगे तो लैम्डा 500 आ जाएगा, है ना। तो आप जानते हो ना कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 400 से, मतलब 380 से बेसिकली 720 नैनोमीटर तक। तो 380 से 720 के बीच में कौन कौन आई है, 380 से 720 के बीच बीच में कौन कौन आई है, 500 और 625, 500 और 625 है। ये देखो ये रहा, ये हुआ इसका सही आंसर।